केवल ईश्वर की कृपा और ये सुंदर अल्कोहलिक एनोमिनस की वजह से मैं आज का दिन उस पहले गुट से दूर हूँ। मैं जिस नवी मुंबई में जिस निर्मल ग्रुप का मैं एक मेंबर हूँ और एक एक दिन करके विद ग्रेस ऑफ गॉड तो 31 ईयर से सोबर हूँ। ये एक गिफ्ट है मेरे लिए खास करके। आई एम थैंकफुल। और जब मुझे ये मौका मिला आप लोगों के साथ में शेयर करने का, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पनवेल वाले लोगों के साथ रहूं, उनसे उनके उनके प्रोग्राम में, और मैंने खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जिसने मुझे ये मौका दिया उसके साथ में एक अपना ही डीप प्यार है, रिस्पेक्ट है उसके लिए और उसके फैमिली के लिए भी। और खुशी होती है देख के कि ये प्रोग्राम चलता है। ये प्रोग्राम में हम देखते हैं जाने बचने की, फैमिली फैमिली को साथ में आने की, ठीक होने की वगैरह। ऐसा ऐसा जो 360 डिग्री का परिवर्तन हमें धीरे धीरे करके देखने को मिलता है, जो ये प्रोग्राम ही हमें देता है। मेरे लाइफ में जब मैं 2 साल सोबर था, एक भयानक तूफान मेरे लाइफ में आया था, जो मैं सोच रहा था कभी नहीं मेरे लाइफ में काय का तूफान, मैं सब सही कर रहा हूँ। और वो तूफान था, मैंने किसको पैसे दिए हुए थे, सुनता ही नहीं था किसकी कि मुझे ये नहीं देना, ये मेरा फील्ड ही नहीं है। और बस वो वो पैसे की लालच ने मेरे को इस कुएं में डाल दिया। और मैं ऐसे हालत में था कि सोब्राइटी में 2 साल की सोब्राइटी में मैं हेलुसिनेट कर रहा था, पागलपन मैंने देखा, असली पागलपन। और मेरी वाइफ कभी कभी याद दिलाती है वो हादसे, तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलने का मौका मिलता है कि उसने मुझे ये दिन बताए। और आप लोगों से आज जो शेयर करने का मौका मिलता है। मैं कहाँ भागते रहता था शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी से, बहुत डर लगता था, बहुत हकलाता था। बहुत बार ऐसे हुआ है जीएसओ के लेवल पे और अपने ग्रुप के लेवल पे बहुत बार। इसलिए मैं बाहर के इनविटेशन बहुत कम लेता था, बहुत कम। लेकिन आज आपके साथ में हूँ। तो 92 में मेरी जो हालत हुई थी, उस वक्त ईश्वर की कृपा मैंने मेरे लाइफ में देखी डे 1 में, जब मेरे को दारू की एक अजीब पिचावट आई थी। एडिक्टेड माइंड ने अपना भरपूर प्लान बना दिया था 3 दिन से मेरे साथ में कि धर्म, नींद नहीं आ रही थी। सवेरे मैं अपने स्कूटर में जाता था, 3 दिन लगा था चले धर्म जाके देखिए हो तो कहाँ शराब मिलती है, जाना नहीं अंदर, लेकिन उसको उसको जो है टच करके आना और फिर लोगों को बताना कि मैं टच करके आया हूँ, देखो मैं अंदर नहीं गया हूँ। इस तरह की मेंटल तैयारी चल रही थी। और उस दिन जब 14 मई 92 की बात है, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को पागलपन हुआ है, मेरे को अब ये 17 लाख मेरे को जो चुकाने हैं, मैं कैसे चुकाऊंगा। और मेन चीज, मेरे पास एक ही घर था और मेरे पास पैसे, मेरी सेविंग कुछ थी नहीं। सपने देखता था कि मैं 40 इयर्स के एज पे जो रिटायर करूंगा वगैरह। इतने सारे ये जो मनी लैंडिंग में मेरी जो पूंजी बढ़ते जाएगी, इतने पैसे जमा होंगे वगैरह। तो ऐसे टाइम पे एक ही थॉट आया, धर्म मैं वापस अबू धाबी जाऊंगा, मैं वापस कमाऊंगा और मैं लोगों के मुंह के ऊपर जो है पैसा फेंकूंगा। ग्रेटिट्यूड था ही नहीं। और ऐसे टाइम पे ख्याल आया, धर्म आज का दिन पी ले। और उस वक्त ग्रेस ऑफ गॉड अंदर से जैसे एक इंट्यूशन आते हैं ना, धर्म एक ए फ्रेंड को कॉल करो। एडिक्टेड माइंड पैरेलल चलता है हम सबके जिंदगी में ऑल द टाइम। एडिक्टेड माइंड कहता है ये तो टाइम है क्या कॉल करने का। एडिक्टेड माइंड कहता है तेरे पास जो फोन नंबर भी नहीं है। और ऐसे करके ईश्वर की कृपा, मैंने डायरी में देखा नंबर था, मैंने कॉल किया। उसे 1 मिनट ही मैंने बात किया होगा, उसको कुछ ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं बताया। तब
उसको मैंने बताया क्या हुआ है हकीकत, और ये मेरे अंदर क्या बीत रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे मेरा घर बेचना पड़ेगा। कहते हैं धर्म, डोंट वरी। ये मेंबर का गॉड लाइन इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि पूछो मत। लोग उसको जो चिढ़ाते थे, हम सुनते थे गॉड एरिक है वो गॉड एरिक नहीं था। वो एक हम जैसे एक जो मामूली ए मेंबर था, जो जिसने अपना पूरा पूरा समय, पूरा पैसा, पूरा हर चीज उसने इन माने कैरिंग द मैसेज, एकदम सेल्फलेस पर्सन था। तब उसने मुझे जब कहा कि धर्म पुट इट टू गॉड, पुट इट टू गॉड, बस तो मुझे मालूम था ये जो कहता है मैं वो करूंगा। 3 महीने तक वो जो प्रार्थना कहता था मैं बोलते रहता था। 3 महीने हो गए, कुछ भी नहीं रिजल्ट आया। तब मैं उससे पूछा कि मेरे को जो है आपके पास और कोई प्रार्थना होगी तो दो। तब उसने मुझे ये स्पिरिचुअल काउंसलर जिनका नाम है फादर हेनरी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने मुझे ये अल्कोहलिज्म डिजीज एंड मैनेजमेंट के ऊपर एक 7 लाइन की चीजें मेरे हाथ में टिकाई। काफी समय के बाद में, मैं 92 में उससे मिला था, और 92 के बाद में हमेशा मिलते रहता था। और कब कौन से साल में दिया मुझे मैंने तारीख नोट नहीं की है, लेकिन ये बात उसने जब बताई, अल्कोहलिज्म डिजीज एंड मैनेजमेंट। मैं दूसरी चीज बताऊंगा कि ये मेरा नॉर्मली सोने का समय होता है। खाना 8:30 बजे खा लेता हूँ तो 8:30 बजे सो जाता हूँ। अगर ये 10 बजे कभी मिलता है तो 10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन जैसे खाना मिलता है एकदम एकदम जोरों की नींद आती है। ऐसे जोरों की कि भाई 5 मिनट के लिए भी बाहर चले जाती है रूम के, मैं तब तक जो है सो भी जाता हूँ। तो ये करके अल्कोहलिज्म क्या है, अल्कोहलिज्म के कुछ जो पॉइंट्स थे वो मैं जो शेयर करूंगा कि जिसको एक आदत पड़ गई है अपने आप को नशा देने की, दारू का नशा बोलो, और उनका काफी समय से चल रहा है और बढ़ते रहता है, और जो बढ़ गया है उनका दारू लेने का, और उसके साथ साथ उनकी जो है तबीयत खराब हो गई है, और उनकी ये एडिक्शन इतनी जो है बढ़ गई है कि जब उसको रोकते हैं तो उनके अंदर भरपूर विड्रॉल सिम्टम आता है, भरपूर। और ये जो सिम्टम वाली बात है हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो हाँ, ये डिजीज, पहला चीज उसने बताया कि अल्कोहलिज्म एक डिजीज है जो आज पहले से ज्यादा लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो मैं देखते आया हूँ पहले से ज्यादा अलग अलग फील्ड के लोग, मेडिकल फील्ड बोलो, साइकेट्रिक फील्ड बोलो, साइकोलॉजिस्ट फील्ड बोलो, और जो सोसाइटी बोलो, फैमिली मेंबर्स बोलो, ये सब लोगों के पास में अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है डिजीज का। एल्कोहलिक एनोमिनस वाला जो जो हमें डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने बताया है वो उनसे परे है, बहुत परे है। कि ये बताने के लिए अपने मरीज को कि यही दारू के बारे में जो विलियम सिल्कवर्थ ने बताया कि हमें ये मानना पड़ेगा कि दारू के मामले में मेरा मन ही एबनॉर्मल नहीं है, मेरा शरीर भी एबनॉर्मल है। मेरे शरीर में एक एलर्जी पैदा होती है। ये दो बात, मेरा शरीर भी एबनॉर्मल है, मेरे मन में एक एलर्जी पैदा होती है, और ये एलर्जी, ये डिजीज वाली बात समाज में बहुत कम लोग
जिनको ये प्रॉब्लम है, ये तरीके से बता नहीं। मैंने देखा अलग अलग डॉक्टर साइकेट्रिस्ट जो कि रिहैब चलाते हैं, जो कि अच्छे अच्छे साइकेट्रिक वार्ड चलाते हैं, बड़े बड़े मैंने रिच फैमिलीज के लिए चलाते हैं, और बाकी लोगों से भी संबंध हुआ है, मेडिकल डॉक्टर से, सोसाइटी लोगों से, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है डिजीज के लिए। और ये जो हम लोग जो मानते हैं, जब मैं ये मानता हूं कि जब डॉक्टर ने बोला ये इनक्यूरेबल है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जैसे है, जिसको हम, और कोई हमारे को रास्ता नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार करना है। और ये ऐसा स्वीकार करना हुआ है कि जब से 1930 ऑनवर्ड से ये डॉक्टर ने ये डिजीज के बारे में बताया कि यही दारू का असर हमारे शरीर में क्या होता है, असर, डॉक्टर ने असर बताया कि ये दारू का असर हमारे शरीर में जो है एक एलर्जी पैदा करता है। तो डॉक्टर तुरंत कहता है मेरी दवाई से ये एलर्जी ठीक नहीं होगी, कि इसका जो असर मेरे शरीर पे पड़ा है कि वो दवाई से ठीक हो जाए। डॉक्टर कहते हैं मेरी दवाई काम नहीं करेगी। हाँ, मेरी दवाई से जो अब तक होते आया है कि मेरी दवाई से शरीर का रिपेयरिंग, मैं अपने शब्दों में कहता हूँ, और मन का रिपेयरिंग होता है। सपने, हेलुसिनेशन होता है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं खा सकते हैं, मैंने महीनों तक जो मैंने स्नान करने की इच्छा नहीं होती, ये सब दवाई से डॉक्टर ठीक कर देता है। लेकिन ये हकीकत माननी पड़ेगी कि इसके लिए कोई क्योर नहीं है। इसका सल्यूशन डॉक्टर कहता है, उसका सल्यूशन यही है कि कि, कि मुझे फर्स्ट ड्रिंक से दूर रहना है। मतलब मुझे दारू से दूर रहना है। इंग्लिश में जिसको कहते हैं एब्सेंटीज। मेरे को दारू के पास नहीं, मुझे हमेशा एब्सेंट रहना है। ये नहीं कि कभी मैं दारू के पास जा सकता हूँ, नहीं, ये मेरा टोटल सॉल्यूशन है। बेटे ने अच्छी सी चाय बना के दी, मैंने तो कहा कि मेरे को चाय चाहिए। रवि को कहता था तो रवि भी शायद मुझे कारगर से ला के देता था। एनीवे, तो तो ये जो डॉक्टर के सॉल्यूशन की जो बात थी कि मुझे पहले गुट से दूर रहना है, कि मेरे शरीर में किसी भी बहाने, दवा के बहाने, एक सेकेंड, मेरे शरीर में दवा के बहाने, प्रसाद के बहाने, या इवन खाने के बहाने, कौन सी भी शराब, लाइट बोलो, हैवी बोलो, गवर्नमेंट की बोलो, घर की बनी हुई बोलो, कोई भी शराब मेरे शरीर में जब जाएगी, उसके साथ में जो उसका एलर्जिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा एक दो ड्रिंक के बाद में। डॉक्टर का सॉल्यूशन बड़ा अच्छा था, लेकिन डॉक्टर के सॉल्यूशन को जो पालन करना था, उसके लिए शक्ति हमारे पास नहीं थी। जिसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से ये चीज समझता है कि मेरे पास वो इच्छा भी है, लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं कैसे वो पहले गुट से दूर रहूं। और ऐसे करके ये फेलोशिप ने मेरे को ये शक्ति दी कि एक उच्च शक्ति को जो पुकारो, और ये उच्च शक्ति को पुकारने के लिए जो मुझे अकाउंट खोलना है, वो अकाउंट खोलने के लिए मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, मुझे कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए। ये अकाउंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट खोलते आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लाइफ में मुझे जो समझ में आया, तो कुछ समय तक एक ही मेरी मंजिल थी, काफी साल तक दारू से दूर रहना है, बस बाकी सब चीज अलाउड है, बाकी सब चीज अलाउड। लेकिन खुशी मेरी कम होते जा रही थी।
मेरी मेरी मन की शांति भी कम होते जा रही थी। घर में जो रिश्ते थे वो भी जो बिगड़ते जा रहे थे, और कहाँ पे भी फैमिली मेंबर्स के साथ में भी, सोसाइटी में भी, मैं किसके साथ में सही तरीके की दोस्ती मेरी नहीं होती थी, और ऐसे करके ये मेरा हाल था। तो अब जब ये सोर्स की बात निकली कि इसका ये जो बीमारी है, इफेक्ट मैंने बताया, उसका मैंने सॉल्यूशन बताया, लेकिन उसकी वजह क्या है? हमारा आज पूरा समय ये वजह को समझने के लिए जाएगा, जो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, आज पहले से बहुत ज्यादा लोग इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पिन पॉइंट करते हैं, बताते हैं कि ये डिजीज का जड़ किधर है। पीना पीना पीने में मेरी ये जड़ नहीं, ये ये मेरी डिजीज नहीं है। जो पीना एक एक जो सिम्टम है, वो मेरी डिजीज नहीं है। डिजीज मेरे मेरे विल पावर की बात नहीं है, डिजीज मेरे मन में नहीं है। तो ये डिजीज कहाँ है? ये डिजीज है मेरे इमोशंस में और मेरे फीलिंग्स में। ये डिजीज है, ये जो अल्कोहलिज्म जो है, जो वो डिजीज है, वो मेरे इमोशंस और मेरे फीलिंग्स ही है। मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब फीलिंग्स, ये सब इमोशंस, जाइए अपने टेलीफोन टेलीफोन अपने माने मोबाइल के डायरेक्टरी, सॉरी, मोबाइल के डिक्शनरी में देखिए, आपकी हिंदी, आपकी मराठी, कोई भी भाषा में आपको ये फीलिंग्स क्या क्या है, आपको समझ में आएगा। ये फीलिंग्स क्या क्या है? मेरी फीलिंग जो है, जो मैंने जो है, गुस्से की है, एंग्जाइटी की है, डर की है, और जो हेट्रेड, लोगों से जो नफरत वाली जो है, उसकी है। और अलग अलग, हम अभी सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर हमने जैसे ये बताया कि ये डिजीज है मेरे इमोशंस और फीलिंग की, जो मैं दबा के रखता था, जो मैं दबा के रखता हूँ, खास कभी कभी बचपन से, वो मेरी डिजीज है। और पूरा मेरा जो रिकवरी प्रोग्राम जो है, मेरे को मेरे इमोशंस के ऊपर मुझे काम करना है। जब ये पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, बिग बुक को जब मैंने वापस वापस पढ़ा था, तो बहुत सारे जगह पे ये फीलिंग वाली बात, अल्कोहलिक्स अपने फीलिंग्स को दबाता है, बचपन में क्या हुआ, किसी को बोल नहीं सकता है, घर में डाइवर्स हुआ है, घर में फादर पेरेंट्स अलग हो गए हैं, वगैरह वगैरह। और और ये जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये मैं अपने मन से, अपने विल पावर से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे को डर लग रहा है और मैं बोलूं डर मत, डर मत, डर मत, नहीं, वो मेरा डर जाएगा नहीं। कैसे जाएगा? जब तक मैं उसको शेयर नहीं करूंगा, उसको खाली नहीं करूंगा अपने स्पॉन्सर से या अपने उच्च शक्ति वाले से। अब उच्च शक्ति की बात आती है तो उसमें मेरा तीसरी पायरी आती है। मेरा तीसरी पायरी जब तक मजबूत नहीं होगा, जो मेरे को रोज का रोज मुझे 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 मेरा खाता पक्का करना है डेली। हाँ, आज की तेरी रजामंदी क्या है प्रभु? उठते ही मैं आज का दिन, मैं शक्ति हूँ, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। आज की तेरी रजामंदी क्या है? मुझे आज का दिन दारू से दूर रख। मैं जब तक ये उससे उससे हर रोज कमिटमेंट नहीं मांगता हूँ, तो मेरा ये तीसरी पायरी जो मैं कहता हूँ, मैंने डिसीजन लिया है। और अभी आगे आ जाता है
हम बात करेंगे ये थर्ड स्टेप की। कई बार लोगों को बोलता हूँ पुट इट टू गॉड, प्रे टू गॉड। हाँ वो तो मैं रोज प्रे करता हूँ, हाँ वो तो मेरे को मालूम है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करनी है। एक्सेप्ट नहीं करना है कि मेरे बस में ये चीज नहीं है। जितना जो मैं मिट्टी में रोल हो के आया था, वो सब हो जाने के बाद में ऊपर वाले को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ऐसे करके ये उच्च शक्ति की बात मैंने उसको पकड़ के रखी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उच्च शक्ति की बात के लिए मेरे को जो साथ साथ जब मैं फेलोशिप में आया था, मेरा मेरे पास दूसरे प्रॉब्लम थे, पैसे के प्रॉब्लम थे, मेरे पास जो टैक्स के प्रॉब्लम से, घर के प्रॉब्लम से, भाई बहन के प्रॉब्लम से, ये सब चीज मेरा कैसे कैसे दूर होगा मुझे नहीं मालूम था। ये काउंसलर के पास में जाते रहता था, वो मुझे कहता था जरा, पहले तो उसने मुझे समझाया, मैं वो जब जब मैं से फीलिंग्स की बात करता था, मैं समझता था मुझे फैक्ट हकीकत बतानी। कहता जरा हकीकत नहीं, ये जो तूने बताया ये जो हकीकत है, तेरी अंदर की फीलिंग्स क्या है। धीरे धीरे मेरे को वो जो है समझाने लगा, तेरी फीलिंग्स ये है, दिस यू हैव टू शेयर, दिस यू हैव टू शेयर। और ऐसे करते करते जब फीलिंग जो समझ में आई, तो एकदम क्लियर हो गया कि पता नहीं क्या हो गया था मुझे। जब मैं 6 साल का था, मेरे पिताजी गुजर गए थे। मेरे पास 5 भाई में से बड़े थे, मेरे पास 3 बहनें बड़ी थी, माँ थी। लेकिन जो भी मुझे असुरक्षा लग रही थी, मैंने किसी से मैं शेयर ही नहीं कर सकता था, पता नहीं क्यों। वो कैसा माहौल था मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा कभी कोई याद नहीं है कि मुझे प्यार नहीं मिलता था, मुझे प्यार मिलता था। जो भी फैमिली बड़ी थी, लेकिन मैं सबसे छोटा था। वो जो मुझे असुरक्षा, डर लग रहा था, क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया, मेरे मन ने, मेरे माइंड ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये उम्र में मेरे को उसने ये नहीं कहा गो एंड शेयर क्योंकि मेरा जो भाई में से बड़ा था नंबर 5, उसने शेयर किया, उसको बड़ा इमोशनल सपोर्ट मिला, मैंने शेयर नहीं किया। ये दबी हुई फीलिंग्स के पास में ऐसी एक को रिलेशन है कि मेरा माइंड मुझे कहता है इसमें से राहत कैसे मिलेगी, क्योंकि मैंने जो फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है, उसका काम है राहत ढूंढना, मेरा मन का काम है उसके लिए राहत ढूंढना। और वो राहत हमेशा गलत राहत ही होती है। सही राहत है मुझे जाके शेयर करना है, मुझे अपना मन पूरा जो खाली करना है, लेकिन नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को न शेयर करने की वजह से मेरा मन ऑटोमेटिकली बिना मुझे 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 वो बिल्कुल सही समझता था, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने वाला हूँ, वो बिल्कुल सही है, किसी को भी पता नहीं लगेगा मेरे सिवाय। मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे को बदनामी क्या हो सकती है, ये सब के बारे में मेरा मन मेरे को चुपचाप से शांत कर देता था। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, चुपचाप से तू न तो निकल जाएगा। लेकिन जब पकड़ा जाता था, सेम सेम मेरे को गंदी गंदी, मेरे को न बचपन से ही किसी ने मेरे को उस टाइम अगर से मुझे जप्पी दे दे के मुझे भाई भाई धर्म क्या बात है, क्या बात है तेरे को, क्या बात है, शेयर कर बता। हाँ, अब वो अगर जो वो अपनी फीलिंग शेयर करते थे, शायद मैं उस वक्त में उनकी फीलिंग सुन के मैं ऐसा समझ जाता था। लेकिन नहीं, मेरे को जपी नहीं मिली, किसी की शेयरिंग नहीं मिली। और उसके साथ साथ और एक ऐसा भयानक हादसा हुआ
कि मैं बात कर रहा हूँ बचपन में जो ये फीलिंग्स वाले हादसे और जो चोट पहुंची थी, जो अन्याय लग रहा था। मुझे कहा गया था कि पिताजी ऊपर गए हैं तो आएंगे, मेरी सोच थी, मेरी समझ थी। और ऐसे करके मैं बड़ा क्लियर था, मेरे पिताजी आने वाले वापस मेरे लिए जो भी मैं उसको बोलूंगा खिलौना लाने के लिए वो लाएंगे, ये वो मैं मुझे याद है ऐसे मेरी सोच। और एक दिन ऐसे करते करते सैटरडे का दिन कुछ था, स्कूल के रेसेस में, जो मॉर्निंग की रेसेस होती थी सैटरडे को मॉर्निंग स्कूल होता था, अदरवाइज जो दोपहर का स्कूल। तो मैं एक रेस्टोरेंट में पानी पीने गया। वो रेस्टोरेंट अभी भी जो बोडाला में था, अभी वहां पे बैंक आ गई है। तो मैं वो रेस्टोरेंट में पानी पीने गया, वहां पे मैंने एक सरदार जी को देखा जो मेरे पिताजी के उम्र का लग रहा था, पिताजी जैसे लग रहा था। मैंने उसको जाके टच करके मैंने कहा, डैडी 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 डैडी। अरे ये आदमी परेशान हो गया है, क्या ये मेरे को बोल रहा है। और ऐसे करके वेटर ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने बाहर इंतजार किया उसके लिए, वो बाहर आया और वो चुपचाप से जो चला गया। तब मुझे मालूम पड़ा ये हकीकत है कि मेरे पिताजी नहीं आएंगे वापस। ये हकीकत मैंने ये गंदी एक्सपीरियंस लेके ये दर्द वाली अनुभव लेके मैंने पाई। लेकिन अंदर से बहुत चोट लग रही थी कि ये लोग ने मेरे को झूठ क्यों बोला। अगर ये मैं बोल रहा था कि पिताजी आएंगे तो मेरे लिए खिलौना लेके आएंगे, तो उनको बोलना चाहिए कि ये है हकीकत। मैंने जो है धीरे धीरे करके, मैं नहीं कहता हूँ एक साल, एक 6 साल से, लेकिन जो कुछ भी है, जो होना था सो हुआ। अच्छी बात है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये हर्ट करते, और ये हर्ट तो ठीक है, लेकिन इसको अंदर ही अंदर रखे माय गॉड, अंदर ऐसे एक टॉक्सिक गैस मेरे अंदर हो गई थी कि मेरा मन मुझे हमेशा गलत गलत जगह पे गलत गलत चीज, ये जो समय। और ऐसा नहीं है कि मैं हर गंदे चीजों के बारे में शेयर कर सकता हूँ। वो जो भी चीजें थी वो मेरे लिए आउटलेट थी। मेरे को थोड़ा सा जो रिलीज जैसे लगता था, लेकिन वो बस मन पल भर का था। बाद में मेरी फीलिंग्स उधर ही। पैसे घर का भरपूर प्रॉब्लम था। 1965 के वॉर के टाइम पे स्कूल कहता था कि 1 रुपया डोनेशन लेके आओ। घर की हालत तो वाकई खराब थी, घर में 1 रुपया भी उनके लिए बड़ी बात थी। तो हम जिसके साथ में स्कूल जाते थे ना, वो लोग बिजनेसमैन के बच्चे लोग थे। उनको मेरे लिए अ, अच्छी उनको प्रेम था। उन्होंने बोला, धर्म ये ले 1 रुपया तू उधर स्कूल में दे दे। और मेरे को बार बार स्कूल पूछता था, तेरा पैसा क्यों नहीं आया, तेरा पैसा। मैं खुश हो गया, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, मेरे घर पे न्यूज पहुंच गया था, बिकॉज मेरा भाई तो उस्ताद था। ये वो मेरा मैसेंजर था, वो मेरा वेल विशर नहीं था कि अ, कि मैंने समझ जाए कि ये छोटा है, नहीं समझता था। वो में से बड़ा है, वो समझ सकता है। उसने जाके चुगली खाई। ओहो, इतनी मुझे घर पे जो है गालियां मिली कि तूने दूसरे से पैसे क्यों लिए। मैं समझ नहीं सकता था, मैंने पैसे लेके कौन सा मैंने गलत काम किया। नहीं। तो ये सोच थी उन लोगों की, मैं क्या करूं। लेकिन ऐसे करते करते मेरी बचपन की फीलिंग्स ने डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था मेरे लाइफ में। मेरे लाइफ में अकेलानापन 10-11 साल की उम्र से हो गया था। और ये अकेलानापन मेरे को बहुत तकलीफ देता था, डर के मारे और असुरक्षा के मारे वगैरह। तो
ये हकलानापन और ये सब डर के मारे 14 साल की उम्र में मेरे लाइफ में अल्कोहल आया। मैं बहुत डिस्टर्ब चाइल्ड था। अल्कोहल भी आया था तो ये सेक्स भी आया था, कुछ मालूम तो था नहीं। और ऐसे करते करते मैंने ओवरऑल 19 साल मैंने पिया होगा। 19 साल के पीरियड में मैंने कभी हफ्ते के 7 दिन मैंने नहीं पिया था। कभी मैंने दिन में 3 बार भी मैंने नहीं पिया था। और मैं कभी 4-5 पैक से ज्यादा मैं जो पी भी नहीं सकता था। हाँ, वो गाउटी दारू थी, मैं सब अ, अ, 1-2 बार जो है मैंने आधी बोतल में से पी गया होगा। लेकिन बाद में जो हालत हुई थी, तो ये था मेरा ड्रिंकिंग कैपेसिटी। अल्कोहलिज्म कैपेसिटी की नहीं बात करता है। अल्कोहलिज्म मेरे अंदर जो था, मेरी दबी हुई फीलिंग जो मेरी डिजीज बन चुकी थी, वो मुझे जल्दी से क्लीन बोल्ड कर देती थी बार बार। लोग मुझे लोग मुझे अलग अलग नाम से पुकारते थे, तो कि तू कैसा है। और ऐसे करके 17 साल की उम्र में वापस पीने का वो, और कुछ भी मेरे पास, एक बार 14 साल की उम्र में जो दारू शुरू हो गई थी, तो जो कुछ भी मौका मिलता था, तीखी दारू, मैंने घर की बनी हुई दारू तीखी होती थी, जो कुछ भी मिलता आने दो, आने दो। बाई के जहाज में जाते थे उधर, तो बियर मिलता है किसी के से, तो बियर भी आने दो, कहाँ से भी हाथ लगता है। तो 17 साल की उम्र में वापस ऑफिस में जाता था, ऐसे हालत हो जाती थी कि मैं फोन भी उठा नहीं सकता था। लेकिन अपना ये फीलिंग, अपना ये दर्द किसी को बताता ही नहीं था मैं। और ऐसे करके ये 17 साल की उम्र में पीना ही मेरे को एक आउटलेट आया। और वो आउटलेट ऐसा भयानक था कि मैं जब घर पे आया, पगड़ी गुम, बटुआ गुम, अ, और घड़ी गुम, और मैं बड़े तकलीफ में, दर्द में था। 2-3 महीने तक वो दर्द की वजह से मैंने पिया नहीं। लेकिन बाद में वही चालू था, बिकॉज मेरी फीलिंग्स को मैं कभी अटेंड ही नहीं करता था। और किसी ने अपना वीडियो ऑन करके, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एनीवे, तो दोस्तों, अ, ये फीलिंग्स ने मेरे को मेरे लाइफ में बार बार जलन लाता था, मेरे लाइफ में दुख लाता था। और ये सब होते गया। मेरा काउंसलर ने जब मुझे फीलिंग के बारे में समझाया, तो उसने मुझे कहता था, हफ्ते हफ्ते के बाद में मैं जाके मिलता था, तो वो मुझे कहता था, धर्म पेपर पे नोट करके आ, तेरे को क्या हुआ और तेरी फीलिंग क्या है। ऐसे करते करते जब मैं वो उससे वाक्य और फीलिंग शेयर करता था, तो वो मुझे मेरे बचपन के ओरिजिन पे लेके जाता था कि देख, तूने ये बचपन में इसको अटेंड नहीं किया था। देख, बचपन में तेरे को पैसे के लिए गलत वैल्यूज आए थे कि कुछ भी हो जाए, मनी इज माय गॉड। तो वो मेरे को धीरे धीरे करके जो समझा, धर्म कुछ भी हो जाए, पैसा मेरा भगवान नहीं बन सकता है। अलग अलग तरीके से जो समझाता था, उदाहरण देता था अपने जिंदगी का। वो 92 ईयर्स के थे, जब मैंने लास्ट में गए 2020 में। तो ऐसे करते करते मेरे को मेरा उसके साथ में 4 स्टेप होते गया, धीरे 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 करके। नथिंग ऐसा, मेरे को याद है उस समय पे, जब मैं डिप्रेशन पे घर पे बैठा रहता था। डिप्रेशन में मुझे डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी है। कान में दर्द होगा, लेना है दवाई। पेट में दर्द होगा, दवाई लेना है। आंखों में तकलीफ है, दवाई लेना है। लेकिन लेकिन अगर ये मेरे को साइकेट्रिकली मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे दवाई नहीं लेनी, साइकेट्रिस्ट के पास मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे करके काफी साल तक मैं नहीं गया। और ऐसे करते करते मैंने, जब डिप्रेशन में घर पे था, मैंने एक डायरी में
मेरा 4 स्टेप 5th स्टेप मैंने लिखा था और मैं उसके पास गया, मैंने बताया ये डायरी, ये मेरी डायरी है और मेरा 4 स्टेप 5th स्टेप। मुझे बोला रखो इधर, इसको रखो। और ऐसे करते करते मैं और मेरी फीलिंग्स उसके साथ में शेयर करते गया। जो जहाँ जहाँ मैं डिस्टर्ब होता था, जहाँ जहाँ मुझे असुरक्षा फील होता था, और वो मुझे जो है समझा के देता था, अपना लाइफ का उदाहरण भी देता था। कभी उसका मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, कभी मजहब की बात ही नहीं होती थी। इस पे एक चीज याद आ रहा है, मुझे दूसरे एक फ्रेंड ने एक किताब दी थी जिसका नाम था पावर इन प्रेज। वो किताब का मैसेज क्लियर था कि जो कुछ भी मेरे जिंदगी में हादसा, जो कुछ भी दुर्घटना हुई है, ये सब ईश्वर के मर्जी से ही हुई है। तो वो बुक का मैसेज था कि जो कुछ भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, वो प्रभु को, कि ये प्रभु का प्लान है मुझे मेरे लाइफ में, मुझे उसके पास करीब लाने का, जिंदगी समझने का। तो कि थैंक हिम फॉर दैट, थैंक हिम, ये जो भी हुआ था, थैंक हिम फॉर दैट। और ऐसे करते जब ये किताब में मैंने देखा कि इस किताब में जो गॉड की बात कर रहा है वो तो अपने अपने गॉड की बात कर रहा है, मेरा गॉड तो अलग है। तो मैंने उससे कहा फादर ये तो ये गॉड की बात करता है। कहते धर्म, आप वहां पे अपने गॉड को जो है सब्स्टिट्यूट करो। ऐसे करते करते पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये बातों में मेरा समझ बहुत ही जीरो था, नेगेटिव था, बहुत ही डिस्टर्ब चाहिए था। ऐसा डिस्टर्ब था कि एसएससी के एग्जाम में बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन दिमाग में जब ये भावनाएं, जब मेरी उम्र 16 साल 17 साल की थी, जब मेरी भावनाएं दबी रहती थी, तो मेरा मन खुला ही नहीं होता था, तो मैं क्या पढ़ाई मेरे अंदर जाएगी। ऐसे करके मेरे को 42% आया था। घर वाले परेशान कि साला मैंने एक फैमिली रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है, बाकी सबका फर्स्ट क्लास ये वो। और वो रिकॉर्ड के बाद में दूसरा रिकॉर्ड, नेक्स्ट ईयर कॉलेज में फेल। और ये पीना और ये हकलाना, जिंदगी ऐसी हो गई थी कि आत्महत्या करने की कोशिश की थी जो बीच में जाके काफी हद तक मैं पानी में चले भी गया था। और उसके बाद में अ, लोग लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे वापस वापस बुला दिया। मैं मैं जो बाहर आ गया, और बस उसके बाद में जब कॉलेज में फेल हुआ था, 1 साल मेरा बर्बाद हुआ। तो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, मैं उसके दुकान में जाके बैठता था। वहां पे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, समझ में आया कि मुझे पढ़ाई के लिए करना क्या है। मेरे को तो पढ़ना है ना, मैं अगर पढ़ूंगा ही नहीं तो कैसे चले। मैंने एक जिद मान ली कि मेरा नाम इतना बदनाम था कि इतना मदर को मेरे लिए मैंने उसको ऐसे ऐसे परेशानी दी थी कि एक बार मदर ने मेरे मेरे जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। मैंने मेरा शर्ट जो दरवाजे के पीछे रखा था, और कैसे वो उसका हाथ गया मालूम नहीं। ये किसका है? हमारे जैसे अल्कोहलिक तो सीधा इमीडिएटली झूठ के ऊपर झूठ, मेरा नहीं है उसका है। तो मम्मी को मैंने काफी अ, मुझे लग रहा था ये मैं क्या, मैंने कैसे जिंदगी दी है। और ऐसे टाइम पे मैंने अंदर से एक जो वॉल्केनो जैसे आया, मैं अपना सीए का एग्जाम दूंगा। और लोग जो अपने लोग थे वो लोग बिल्कुल नहीं बिलीव कर सकते थे कि ये कुछ कर सकता है, लेकिन अंदर से था मैं करूं। ये ये मेरी दबी हुई भावनाओं की जो ट्रेन थी वो तो चलते रहती थी पैरेलल, लेकिन ये जिंदगी में कुछ बनना है वो भी साथ साथ मैंने शुरू कर दिया। वो इंजन में पावर डालते रहता था। दिन में 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई के पीछे लगते रहते। कभी डर नहीं था
कि मैं फेल होगा तो क्या हो जाएगा, वापस वापस मैं पढ़ाई करूंगा। और कई बार ऐसे होता था, एग्जाम खत्म हुआ, आज मैंने कल से वापस पढ़ाई शुरू किया। मेरे को वेकेशन क्या है मुझे फिर मालूम, मुझे ये हासिल करना है, ये हासिल कर लिया, लेकिन जिंदगी में खुशी कुछ नहीं थी। गम बहुत था, शादी हो गई थी, वाइफ के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं थे। मतलब जो एक प्यार भरा जो मुझे होना चाहिए था, जो आज मैं मेरे बेटे के साथ में देख रहा हूँ, बेटे बहू के साथ में कैसे वो लोग घूमते हैं और डे टू डे बेसिस पे। तो ऐसे करके ये काउंसलर ने मेरे लाइफ में मेरे को जिंदगी को मैनेज कैसे करना है, मुझे जो मैनेज करना था वो उसने मुझे, कि मुझे मेरे फीलिंग्स को मुझे शेयर करते रहना है। हाँ, जिंदगी भर तक। फिर आज की फीलिंग नहीं, आने वाले कल भी, उसके बाद में भी। कल मैं पूरी रात मेरे ऑफिस में था, कुछ काम की वजह से घर पे अभी आया, तो मिसेस को शेयर कर रही थी, मैंने उसकी फीलिंग समझी, उसके साथ में रहा। और उसके बाद में मैं आपके पास आया। एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कल से मैं लगातार काम कर रहा था, मैं आपका ये जवाबदारी कैसे मैं उठाऊंगा। लेकिन पुट इट टू गॉड, बस पुट इट टू गॉड वाला जो फॉर्मूला है वो हर बार मेरे को साथ देता है। और ये जो मैनेजमेंट की जो बात है, मेरे को अभी मेरा अल्कोहलिज्म को कैसे मुझे मुझे जो मैनेज करना है, मेरा सब। एक बार अ, अ, मैंने एक मेंबर को जो रिहैब में एडमिट किया था, मेरा मेरा एम है कैरिंग द मैसेज, डूइंग द सर्विस इन लोग, तो मेरा बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उनको जो डिटॉक्स के लिए हॉस्पिटल में जो सोना पड़ता था, क्योंकि पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स नहीं कोऑपरेट करते थे, और हॉस्पिटल का कहना था विदाउट विदाउट एनी अटेंडेंट हम नहीं लेंगे। तो मैंने बहुत ये सब काम किया था, बहुत बहुत। तो मुझे मुझे ये रिहैब को भी पहुंचाना का शुरू हो गया था, किसने बताया था ये मेरे को, उनसे कुछ पर्सनल रिलेशन कुछ नहीं था। तो ये मैनेजमेंट वाली बात पे ये रिहैब वाला हादसा याद आता है। हमने उसको इंजेक्शन देखे, उसके घर पे गए थे, उसको जो है डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया था, और हम उसको बाद में उसको लेके जाना था पूना। इतनी एंग्जाइटी थी मेरे अंदर, इतनी घबराहट सी थी मेरे अंदर, और गाड़ी मुझे चलानी थी। मैं फर्स्ट टाइम होंडा सिटी चला रहा था। लेकिन आप लोगों ने जो एक प्रेयर दी ना, सेरेनिटी प्रेयर, वो बोलते रहता था जोर से, क्योंकि वो तो उधर इंजेक्शन के मारे सोया था, उसकी वाइफ थी। और ऐसे करते करते मैं जोर जोर से अपने आप को मैं सेरेनिटी प्रेयर बोलते बोलते आधे रास्ते तक पुणे तक पहुंच गया। तब ये बंदा कहता है, धर्म मेरे को सुसु आई यार, साले ये तो इसको तो इसके पहले जब जब जिसको रिहैब पहुंचाया था इंजेक्शन के सारे, वो लोग चुपचाप से लेटे रहते थे, और वहां जाके भी उनको जो है उठाना पड़ता था। लेकिन ये तो अभी बोल रहा है कि ये ना, तो गाड़ी रुकाओ भाई, गाड़ी रुकाने का तो काम ठीक नहीं लगा था। मैं कुछ न कुछ बहाने देखे थे, को पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जा रहे वाशी में, ये वो करते करते आगे चलते अचानक इसने पीछे बाजू जो सोया था, उसने अपने हाथ से अपना हाथ घुमाया, और मेरे को उसके थप्पड़ लगने को लगी, मेरा चश्मा गिर गया। और ऐसे थप्पड़ मैंने 15-20 थप्पड़ उससे खाए रहेंगे। और ऐसे धीरे धीरे करके मैं रिहैब पहुंच गया। रात का 10-10:30 बजा था, और उसको उन्होंने ले लिया। 8 दिन के बाद में रिहैब का प्रोसीजर रहता है कि वो लोग फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं एवरी सेकंड सैटरडे और वॉट एवर इट इज। तो उन्होंने इसको भी, इसके वाइफ को भी बुला दिया। मैंने जब मुझे पता चला, मैंने बोला ये लोग, आप लोगों ने इसको कैसे बुलाया, आप इसका जो 15 दिन भी नहीं हुआ है। एनीवे वॉट एवर इट इज, इसकी इसके पास कैपेसिटी थी, ये जो अल्कोहलिक के पास में, वो वाइफ को मैनिपुलेट करता था, धमकी देता था, और वो वहां से निकल के आ गया। जैसे वहां से निकला, वहां से मेरे को फोन करके, दरा मैं आ रहा हूँ,
मैं तेरे को बाल से घसीट के लेके जाऊंगा, मैं तेरी वाइफ और तेरी बेटी को रेप करूंगा, ये बोल के। मेरी वाइफ भी एक शायद उस वक्त मेरे साथ में ही थी, वो मेरे से ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन लकली हमारा नंबर काउंसलर को लग गया। ये काउंसलर का तो काम था कि मुझे सिखाए ये कैसे मैनेज करे। बोला धर्म उसके साथ में बहस मत करना, अभी वो कुछ बहस नहीं करना। वापस उसकी फोन आई कुछ समय के बाद में, वापस वही चीज दोहरा रहा था। वापस मैंने फोन किया काउंसलर को, कहा धर्म प्रभु के करीब रहे, यू स्टे क्लोज टू गॉड। ऐसे करते मैं शांत में था, जो बोलता है मैं करूंगा, मुझे उसके बाद में घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। कुछ कुछ मेंबर कह रहे थे मेरे को तो बताओ उसका एड्रेस क्या है, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। कुछ कुछ वाइफ कह रही हो पुलिस में जाके कंप्लेन करो, ये वो। ऐसे करते करते जो पुत्र तो गॉड किया, उसके साथ में बहस नहीं किया, उसको गालियां नहीं दी, उसको जो भड़काया नहीं, ऐसे करते करते फर्स्ट क्लास वो चीज हम भूल भी गए। हमारे को वो चीज सता भी नहीं रही थी। कुछ समय पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट के लिए हमेशा अंदर से एक फिक्स आइडिया थी कि गांव साइड में एक्सीडेंट होता है तो वहां पे मारपीट करते हैं गाड़ी वालों के साथ में। बस वही अंदर का था। कैसे एक्सीडेंट हुआ मैं बिलीव नहीं कर सकता था। मैंने एक मोटरसाइकिल वाले को ठोका। जब मेरी आंख खुली, देखा वो 2 इंच मेरे आगे हैं। उस वक्त वो भी नहीं मन में आया कि मुझे ब्रेक लगाना है। एक एक सेकंड की कुछ बात होगी। एनीवे उसको मैंने ठोका और वो देखा, उसको गिरते वक्त गाड़ी रुकाई, मेरी वाइफ उतरी। इमीडिएटली मैनेजमेंट थ्योरी जो था, गॉड ये हुआ है मेरे साथ में, तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहे। अब मेरे को इसको कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू मेरे साथ रहे, मुझे नहीं मालूम। जो भी होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, जो भी होना होगा मेरे को उसके लिए जो चिंता। हम वहां पे 45 मिनट तक उसके साथ में थे। वो बंदे उधर ही बैठा था, वो अपना थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर रहा था। करीब 45 मिनट के बाद में वो राजी हुआ, डॉक्टर के पास लेके चलो। हम उसको लेके गए, वहां पे डॉक्टर ने बोला बिल्कुल ठीक है, ये लो तुम तो चले जाओ। और ऐसे करके जब हम अलीबाग से वापस आए, गाड़ी रिपेयर करने के लिए मारुति में दे रहे थे, तो मारुति वाला पूछा लाइसेंस है? हाँ सर है, उसको बताया। तो बोलता तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर्ड है। दोस्तों प्रभु के हाथ में जब हम डालते हैं, वो हमारे आगे का जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो उससे भी हमारे को बचाता है। वो 45 मिनट के वाक्य में कोई पुलिस वहां पे नहीं आई। और ऐसे करके हमेशा ये जो विश्वास रहा कि ऊपर वाला है, मुझे मुझे जो चिंता नहीं करना है, मुझे शेयर करना है। बेटे की शादी थी दिसंबर 19 में, तो मुझे बहुत डर आ रहा था, बहुत डर कि वो जो अरेंजमेंट कर रहे, पैसे का मुझे नहीं डर था। पैसे मैंने जो है बचा के रखे थे इस दिन के लिए, लेकिन डर आ रहा था, बहुत डर कि कैसे होगा, कैसे ये लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। घर पे तो बिल्डिंग में तो रूम्स को नहीं वापरने का है, उनको बाहर वार्षिक खेल में अलग अलग बंगलो लेने का है। मेरे को बहुत डर। और प्लस मेरा जो दूसरा भाई है वो ऊपर से कमेंट्री दे रहा है, तो भी उनको 5 स्टार होटल्स में डाल। ऐसे करते करते मैंने ये डर शेयर किया। मैंने ये डर मेरे घर वालों से शेयर किया, मेरे काउंसलर से शेयर किया। फिर मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए और इन चीजों का जो सामना किया, मैं चुपचाप से सिर्फ अपने पास रखता था। सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं 30 साल सोबर था उस वक्त, ऑलमोस्ट 30 इयर्स। लेकिन ये है लाइफ कि कोई बात नहीं, वो थॉट्स ही थे। मेरे को अपने आप को पनिश थोड़ी करना है, मेरे को वो फीलिंग्स को जो शेयर करना है, और शेयर करने को मैं सीखा हूँ।
दोस्तों, ये फेलोशिप ने मेरे को फिर अल्कोहल से दूर नहीं रखा है। मेरे लाइफ में जो पहले मेरी लाइफ थी, मेरा मन जो था मेरा, वो एक जो नाव जैसे था, और इस नाव में वो कहते ना कुछ नहीं था जो, ताकि वो एक जगह पे रहे। वो नाव भटकते रहती थी, मेरा मन भटकते रहता था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुखी, ये वो। लेकिन ये नाव में जो एक छोटी सी रस्सी थी, ये इतने साल जब मैं ये काउंसिल के बाद जाते गया, मैंने ये रस्सी ऊपर वाले के हाथ में मैं जो देते गया, देता था, फिर वापस मैं इसको छोड़ देता था, देता था, मैं छोड़ देता था। लेकिन जब देख रहा था कि उसको रस्सी उसके हाथ में देने से बहुत बार मुझे सही मैनेजमेंट सॉल्यूशन मिला है। एक बार मुझे एक ऑडिट रिपोर्ट देना था, और ये ऑडिट रिपोर्ट में मुझे क्लाइंट के कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो मुझे जो क्वालिफाई करने थे। मैं उसको क्वालिफाई करता हूँ तो उनको तकलीफ पहुंचती है, तो मुझे घबराहट सी हो रही थी, कैसे मैं करूँ, क्या करूँ। काउंसलर के पास में हर चीज का सोल्यूशन था। धर्म, आप भी प्रे करो 2 दिन के लिए, मैं भी प्रे करता हूँ, देखिए हमें क्या जवाब आता है। 2 दिन के बाद में मुझे जो आया था, मैंने प्रे किया था, मुझे आया था। फिर अब शॉर्ट में उसके बारे में लिख लेना, उसको ज्यादा जो लंबा मत करना, जो भी लिखना है ना, उसको भी वही आया। वैसे ही हमने किया, अपने ऑडिट रिपोर्ट में शॉर्ट में दो दो बात कह दी, उसको जो लंबा चौड़ा कुछ नहीं था, वही जो कुछ भी कहना था। आज पोजीशन ऐसी है कि बहुत सारे डॉक्टर लोग जो एक की ताकत को रिकग्नाइज करते हैं, कुछ डॉक्टर्स लोग अपने मरीज को ए का नंबर देते हैं, लोग हमारे से बात करते हैं, आते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका एडिक्टेड माइंड, उनका मैंपन उनको वापस लेके जाता था। लेकिन ये डॉक्टर जो था, वो बड़े फैमिली से था, बड़े पे उसके पास में रिच पेशेंट्स होते थे। वो एक एक कदम आगे, उसने कहा पेशेंट्स मेरे ए में नहीं जाते, मैं ए को उनके पास लेके आऊंगा। उसने हमारे को एनकरेज किया कि आप हमारे क्लिनिक में आके पेशेंट्स के अपनी मीटिंग रखो। तो मैं नेरूल से जाता था कांदेवली, वहाँ के लोकल लोगों को मैंने विनती की, वो लोग भी आए, वो लोग ने फिर मीटिंग आगे आगे लिया, मैंने बंद किया। अब उसके बाद में उसके यहाँ पे जू में हॉस्पिटल में उसने वहाँ के पेशेंट्स के लिए हम जाते थे और उनको ये का मैसेज देते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि ये लोग अपने मेडिसिन का लिमिटेशन जो है, जब तक पेशेंट्स को नहीं बताए कि ये मेडिसिन से, मेरी ट्रीटमेंट से तुम्हारा नशा या तुम्हारा दारू, तुम्हारा सिगरेट जरूर बंद होगा, लेकिन इसको बंद रहने के लिए आपको ये फेलोशिप, अल्कोहलिक एनोनिमस हो या एनए हो, वॉट एवर इट इज, आपको मदद करेगी। वहां पे आपको परमानेंट 1 डे एट उनका एक प्रोग्राम है। वो अपने पेशेंट्स को जरूर मेरे बारे में बताते हैं कि वो आएगा, लेकिन वो अपनी हेल्पलेसनेस नहीं बताते कि मेरी मेडिसिन का ये लिमिटेशन है। ये मत समझो कि मेरी दवाई से यू कैन बिकम अ सोशल ड्रिंकर, ये उनको कहने की आवश्यकता है। दूसरे डॉक्टरों से ऐसे बात किया, कहते हम तो पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो मोटिवेशन जो चाहिए वो आपको ए से ही मिलेगा, हमारी दवाई आपका से इतना तक ही कर सकती है। लेकिन हम दूसरों के लिए डिसाइड नहीं कर सकते, हमें अपने शब्दों में हम शेयर करते हैं। और यहाँ तक मेरे को याद है, मेरे मेरे
मेरे डॉक्टर ने जब मैं 17 साल की उम्र में था मुझे क्या कहा था, धर्म, अच्छे लोगों के साथ दारू पियो, अच्छी दारू पियो, और जो है कम पियो, कि ये बीमारी है वगैरह, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करके। दूसरा एक डॉक्टर था, कहता था कि दिस कैन बी कंट्रोल्ड। ए का जो प्रिंसिपल थे, इट कैन नॉट बी कंट्रोल। तो ये जरूरी नहीं कि बाहर का समाज हमारे प्रोग्राम को जो है वैसे उसको एक्सेप्ट करे। वो अपना समय लेगा। बहुत सारे सोशल वर्कर्स का अपना सोच है। वो वो लोग अपने तरीके से एडिक्शन के ऊपर काम करते हैं। हम लोग हमारा ए प्रोग्राम को ही फॉलो करते हैं, जिसमें मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं देख रहा था कि मेरा हकलानापन और मेरा डिसऑनेस्टी का डायरेक्ट संबंध था। मेरा पैसे को मेरा भगवान मान के रखना, लेकिन और मेरा सेक्स के साथ में मेरा जो हेल्पलेसनेस था, डायरेक्ट संबंध था मेरे मेरे डिसऑनेस्टी से, मेरी दबी हुई फीलिंग्स, मेरे फीलिंग्स को जो है दबा के रखने का। मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे झूठ बोलना मैंने बंद किया। धीरे धीरे पैसे के पीछे भागना मैंने बंद किया। मेरे को जो कुछ भी मन में आते थे विचार, थॉट्स में वाइफ से शेयर करता था। और ऐसे करते करते मैंने देखा कि जब मैं ये सब चीज कर रहा हूँ, मेरा हकलानापन बहुत कम हो गया है। बल्कि बल्कि जो है न के बराबर ये गिफ्ट, ये प्रोग्राम मुझे देता है। नॉट जस्ट कि अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट ड्रिंक, कि मैं एक अच्छी प्यारी सी जिंदगी। लॉकडाउन शुरू हो गया, ओके, कोई बात नहीं, खुश था कि हम लोग जो है घर बैठे काम कर सकते। खुश था कि मेरे मन स्टाफ के पास में जो है लैपटॉप हमने उनको दिया हुआ है। तो मैं अपने 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 आप को ग्रेटिट्यूड करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा कि हम लोग कुछ तो कर सकते। कोई बात नहीं, मेरे पास में कम पैसा मैं घर पे लेके जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उनको जो सैलरी पहुंचना चाहिए। ये एटीट्यूड रखते हुए मैं देख रहा था मेरे पास समय बहुत है। मैंने, जो डॉक्टर हमेशा मुझसे पूछा था, वॉक करते हो? मैं कहता था हाँ, मैं मेरे घर से नेहरू स्टेशन तक, नेहरू स्टेशन से वहां तक ऑफिस से माने मेट्रो से मेरा ये वॉक होता है। वो बोलते थे ये वॉक नहीं, असली वॉक। तो ये लॉकडाउन पीरियड में मेरा वॉकिंग शुरू हो गया। ये लॉकडाउन पीरियड में जो मैं पहले 10 मिनट भी मेरे प्रेयर बुक को नहीं देता था, मैं अपने प्रेयर बुक का जूस पीने को लगा, रस उसका निकाल के उसका मीनिंग लेने को लगा। बिग बुक मैंने वापस वापस पढ़ी, उसका मीनिंग समझ समझ के। एक फादर जो परेरा की एक किताब है, पैराडॉक्स ऑफ अल्कोहल, ऐसे करके कुछ, उसकी खुद की लिखी हुई किताब है। वो मैंने 2 बार पढ़ी, उसके भी मीनिंग हमेशा समझ समझ के। बिग बुक में मैंने देखा, जब मैं वो मीनिंग, जो मैं शब्द की मीनिंग समझता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि बिग बुक हमें क्या बोलना चाहता है, उनकी शेयरिंग्स में क्या बोलना चाहता है। हमारे एक दोस्त थे, अल्कोहलिक प्रीस्ट, वो मुझे कहते थे, धर्म ये किताब अमेरिका में लिखी हुई है, अमेरिकन में लिखी हुई है, तो वो अमेरिकन लैंग्वेज में ही होगी, हमारी लैंग्वेज वही है। तो हमें ये चीज अपने अपने हिसाब से मैंने डिक्शनरी का फायदा लेते हुए मुझे करना। एक विचार आता है, हमारे पास में, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे पास में किताबें इंग्लिश में जो है, उसका ट्रांसलेशन 10% भी नहीं हुआ है। मराठी में थोड़ा ज्यादा हुआ रहेगा। हम वहां पे उस दिशा में हम क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। हम जो जीएसओ के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, हमें अपने इंटरग्रुप लेवल पे, अपने जोन लेवल पे इसका पूरा फायदा लेके कितना मजा आता है ये सर्विस में। मैंने अपने टाइम पे जीएसओ की सर्विस की थी, ट्रेजरर का था, 3 साढ़े 3 साल मैंने निकाले थे। तो
हमारा हमारा काम जो होता था उन दिनों में बहुत कम था, जीएसओ 96 97 बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी जो नए दूसरे वर्किंग प्रेसेस आए थे वो चाहते थे हम सैटरडे संडे को भी मीटिंग हमारी, जो माने बोर्ड की मीटिंग है, ट्रस्टीज की मीटिंग है, बोर्ड नहीं हमारे माने वर्किंग ट्रस्टीज की मीटिंग, हम 2 दिन उसको एक्सटेंड करें सैटरडे। मैं बोला मेरे को मेरा सैटरडे, मुझे मेरा संडे का मीटिंग मिस करने को ठीक नहीं लगता। एक बार किया, बाद में अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं तो संडे मत जा। और ये लोग ने कुछ करके जब मैं संडे संडे में मैं सैटरडे जाता था, मैं संडे नहीं जाता था, ऐसे वैसे करके मुझे वहां से जो है निकाल दिया ट्रस्टी से। मैं बड़ा खुश था। मैंने मैंने किसी से भी इसके बारे में चर्चा नहीं की। मैं खुश था कि मुझे अब मेरा होम ग्रुप के पास में मुझे और भी समय देने का टाइम मिलेगा। मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट अपने ग्रुप लेवल पे और भी बढ़ा दिया। अपना कैरिंग द मैसेज का जो था विद डॉक्टर्स विद हॉस्पिटल मैंने और भी बढ़ा दिया। और मैं हमेशा ऐसे करके अपने आप को जो है खुश रखता था कि मैं माने ये तो मैं माने कर सकता हूँ। दोस्तों, तो ये है मैंने अपने जिंदगी को कैसे मैनेज किया। बहुत ही डिस्टर्ब चाइल्ड था। कुछ कुछ बातें जो याद आती है जो मैंने किया, मन में बहुत तकलीफ होती है। शेयर करता हूँ वाइफ से कि ये मेरे से हुआ था, तो काउंसलर से भी शेयर, तो वो समझाते हैं धर्म, उस वक्त हम बीमार थे, हम अपने बस में नहीं थे। हमें हमें फैमिली ने नहीं सिखाया था कि हमें अपनी भावनाओं को शेयर करना है, उसको दबा के नहीं रखना है। भावनाओं को दबा के रखने से ये सब चीज हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ। तो और दूसरा था गॉड फॉरगिव मी, ऊपर वाले मुझे माफ कर। जब जब मौका मिलता था मैं उन लोगों को मैंने सॉरी बोला है। उनको ये सॉरी सुन के भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई याद नहीं करना चाहता। वो लोग नहीं याद करते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो वो याद आती है कि ये कैसे, वो मैंने कैसा धर्म था वो, लेकिन वो धर्म था, इसके लिए आज का धर्म है। तो बस अच्छा लगता है आप लोगों ने मुझे मुझे मौका दिया, अ, आज बुलाया मुझे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पनवेल मेंबर्स, पनवेल ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया। मैंने कुछ ज्यादा तैयारी करने का मुझे मौका नहीं मिला था। कुछ काम आया था और वो काम इम्पोर्टेंट था। पहले जब 2019 में वो काम का जब मैंने फर्स्ट अपील फाइल किया था, उस वक्त मेरी मन की हालत अलग थी, तो मैंने अलग तरीके से उसका अपील फाइल किया था। अभी जब थी, अभी जो है, तो रियलाइज हो रहा था, तो भरपूर उसको बड़ी श्रद्धा से उसको मैंने टाइम दिया, समझते गया और प्रे का सहारा लेके उसका जवाब बना के ऑफिस में मेहनत करके उसको मैंने जो पूरा किया। पहले मेरा जो धर्म था वो अपने चेक के लिए बहुत बोलते रहता था। अभी एक ही बार बोला उसको, फिर ज्यादा मैंने उसको नहीं छेड़ा। और ऐसे करके पैसा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लाइफ चल रही है। और कल रात को मैं अंधेरी अपने ऑफिस में सोया था। एक पहले खाना खा के 10:30 को सोने गया था, तो मुझे कुछ समय तक डायरेक्ट नींद नहीं आ रही थी। तो वही मालूम है, ये ऊपर वाले जो पुट मी टू स्लीप, मेरे को सोने के लिए डाल, वो उसने ऐसे सोने के लिए फर्स्ट क्लास डाला कि मैं सवेरे 7:30 बजे उठा। नॉर्मली मैं 4:30 5 बजे उठ जाता हूँ, अपना प्रेयर टाइम करता हूँ। आज प्रेयर टाइम के लिए कम कम समय मिला, लेकिन जितना मिला बहुत खुश था। जो मेरे पास प्रेयर बुक वहां पे जो अंधेरी में जो है दूसरा था, मैं बहुत खुश था उससे। और ऐसे करते करते मैं आपके साथ में भी शेयर करने के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच रवि, आप सबने सुना, थैंक यू अगेन वेरी मच, थैंक यू।